तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो चलिए बिना किसी देरी से जल्दी से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे मारू को ढूंढ रही है। वो पार्क के अंदर गहराई तक जाती है, इधर उधर बेतहाशा उसे पुकारती हुई। तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये मारू है, लेकिन आवाज में कुछ ऐसा था जो उसकी रूह तक सिहरा गया। जंगल की गहराई से एक डेमोनिक मॉनर प्रकट होता है। उसकी भयानक तेज नजरें अंधेरे को चीरती हुई नजर आती हैं। ये नजारा इतना डरावना था कि औरत को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जा चुकी हो। डर से बेहाल होकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें पूरे पार्क में गूंज उठीं। सीन शिफ्ट होता है। कांग एक शार्प सूट और बूट्स पहने हुए एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बैठा है। वो इस घटना को यूमिन को सुना रहा है। यूमिन उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजती है। हंसने के बाद यूमिन ने कांग को एक सिडक्टिव स्माइल दी। फिर उसने कांग को लंबे समय तक इंटेंटली घूरा, लेकिन इस हल्के फुल्के माहौल में अचानक बदलाव आ गया। उनकी बातचीत गंभीर हो गई। यूमिन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कांग से उसके ब्लड रिपोर्ट के बारे में कुछ अजीब बात बताई। यूमिन ने खुलासा किया कि कांग का रैंक न पहचाना जा सकता है और न ही मौजूद। ये पूरी तरह से नॉन एग्जिस्टेंट है, उसने कहा। इस बात को कहते हुए यूमिन का चेहरा और गंभीर हो गया। कांग ने ये सुना तो उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। इस बीच नरक में सीन शिफ्ट होता है। कर्सन अपने ब्लैक सायद को थामे गिनती के बिना मॉन्स्टर्स को बेरहमी से काट रहा था। वो एफर्टलेसली सैकड़ों मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था, लेकिन अचानक कर्सन के शरीर में कुछ अजीब होने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी। तेज दर्द के कारण उसने अपना ब्लैक सायद जमीन पर फेंक दिया। उसकी हड्डियां टूटने लगीं और फिर अपने आप बनकर जुड़ने लगी। ये पूरी प्रक्रिया भयानक और ग्रोटेस्क थी। जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता गया, उसकी पुरानी त्वचा पूरी तरह से उतर गई। उसकी नई त्वचा लोहे जैसी मजबूत थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना दर्दनाक था कि कर्सन जमीन पर दर्द से तड़पने लगा। आखिरकार आधे घंटे की हेलिश एगोनी के बाद कर्सन पूरी तरह बदल चुका था। वो पसीने से तरबतर था। उसका नया रूप अब सामने आया। कर्सन अब एक हॉब गॉब्लिन में इवॉल्व हो चुका था। उसका लेवल 27 तक बढ़ गया था। उसके शरीर पर अब थिक सिक्स पैक एबेस थे। उसका आकार 3 गुना बढ़ गया था और उससे निकलती हुई अद्भुत ताकत की आभा हर किसी को स्तब्ध कर सकती थी। कर्सन ने एक गगनभेदी चीख मारी। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी जैसे हल्क दहाड़ रहा हो। उसकी टेरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरी हो चुकी थी। सीन वापस धरती पर शिफ्ट होता है। कांग अपने कमरे में बैठा हुआ एक किताब में पूरी तरह डूबा हुआ था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। यूमिन एक हॉट नाइट ड्रेस पहने बाहर आई। वो कांग की ओर चलती हुई आई और प्लेफुल अंदाज में पूछने लगी, क्या तुम जर्मन समझ सकते हो? कांग, जो अब नरक में अर्जित अपनी अल्टीमेट ऑल लैंग्वेज स्किल से लैस था, शांतिपूर्वक बोला, मैं बोली जाने वाली भाषा समझ सकता हूँ, लेकिन लिखी हुई भाषा नहीं। ये सुनकर यूमिन उसके सामने बैठ गई। उसने कांग को उसकी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट के बारे में बताना शुरू किया। उसने एक डिटेल्ड चार्ट निकाला और बताया कि हर हंटर्स रेड ब्लड सेल्स में छोटे छोटे वायरस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। यूमिन ने समझाया, माना क्रिस्टल्स रेड ब्लड सेल्स में इकट्ठा हो जाते हैं। उनका आकार ही हंटर्स रैंक को निर्धारित करता है। 1 स्टार हंटर्स के लिए क्रिस्टल की शेप नीडल्स जैसी होती है। 3 स्टार हंटर्स के लिए वो ट्रायंगल्स का आकार लेती है। लेकिन फिर यूमिन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने खुलासा किया, तुम्हारे माना क्रिस्टल का आकार गोल सर्कल है। ये शेप कभी पहले नहीं देखी गई है। उसने ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ जोड़ा, ऐसा क्रिस्टल सिर्फ मॉन्स्टर्स में पाया गया है। मॉन्स्टर्स? ये सुनकर कांग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत हेल में बिताए अपने दिनों को याद किया। मैंने वहां सरवाइव करने के लिए मॉन्स्टर्स का खून पिया था। एक चिलिंग थॉट कांग के दिमाग में आया, क्या मैं धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रहा हूँ? उसने वो सारे मेमोरी फ्रैगमेंट्स याद किए जब उसने मॉन्स्टर्स ब्लड पीने के बाद अजीब चीजें महसूस की थीं। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसका स्ट्रेस अब असहनीय हो चुका था। दूसरी तरफ यूमिन ने कांग की डिस्कम्फर्ट को नोटिस किया। उसने सोचा कि कांग उसके द्वारा मॉन्स्टर कहे जाने से परेशान हो गया है। थोड़ा घबराकर यूमिन ने जल्दी से सफाई दी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम मॉन्स्टर बन गए हो। यूमिन ने समझाया, तुम्हारे ब्लड सेल्स मॉन्स्टर्स जैसे सिमिलर जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मॉन्स्टर बन रहे हो। इसके बजाय यूमिन ने एक नई संभावना रखी,
हो सकता है कि ये किसी रैंक के बियॉन्ड जाने का संकेत हो। तुम एस रैंक से भी ज्यादा हो सकते हो, तुम शायद 6 स्टार हंटर या SS रैंक हो। ये कहते हुए यूमिन ने अपने गालों को पकड़ा, एक क्यूट सा चेहरा बनाते हुए और अडोरेबल टोन में पूछा, तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर कांग थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, इतना तो तय है कि अब मैं E रैंक हंटर नहीं रहा। कांग ने उस सिस्टम मैसेज को याद किया जो उसने एक बार देखा था। उसने उसे बताया था कि उसकी फिजिकल बॉडी माना के साथ जाग रही है, लेकिन उसके रैंक के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया था। यूमिन, जो अभी भी कांग की असली क्षमता को लेकर क्यूरियस थी, ने फिर से कांग से सवाल किया, तो अब आगे क्या कांग? यूमिन ने कांग को याद दिलाया, तुमने पहले कहा था कि तुम एक लेवल 20 हंटर हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, कांग ने उसे कॉन्फिडेंट अंदाज में रोकते हुए कहा, अब मैं लेवल 20 नहीं हूँ। एक थम्स अप के साथ कांग ने गर्व से घोषणा की, मैं अब लेवल 26 हंटर हूँ। ये सुनकर यूमिन पूरी तरह से चौंक गई। तुमने सिर्फ 11 दिनों में अपने लेवल को 6 तक बढ़ा लिया। यूमिन ने यह भी नोट किया कि हेल से लौटने के बाद कांग पूरी तरह बदल गया है। माहौल को हल्का करने के लिए उसने कांग के साथ मजाक किया। थोड़े अनॉयड लेकिन प्लेफुल अंदाज में यूमिन ने कहा, अगर तुम इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो मैं तुम्हें अपने पास रखने लायक नहीं रहूंगी। उसने मजाक में जोड़ा, शायद मुझे जल्द ही एक असिस्टेंट चाहिए होगा, क्योंकि माना रिसर्च सेंटर की एक स्टूडेंट होने के नाते मेरी एबिलिटीज थोड़ी लिमिटेड हैं। कांग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा भरोसेमंद इंसान है जो मेरे डेटा और रैंक को संभाल सके? कांग ने जोर देकर कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई अजनबी मेरा डेटा एनालाइज करे। ये सुनकर यूमिन का मूड अचानक थोड़ा सैड हो गया। हालांकि ये पल ज्यादा देर तक नहीं रहा। यूमिन ने एक गंभीर टोन में खुलासा किया, शायद कोई ऐसा है जो पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे डेटा को जानता है। कौन? कांग ने कंफ्यूजन में पूछा। यूमिन ने समझाया, सियोंग लेबोरेटरी के लीडर। कांग ने लैब के बारे में पूछा। यूमिन ने बताया, ये एक रिसर्च सेंटर है जो माना हंटर्स और डंजन फिनोमिना को स्टडी करता है। उसने ये भी बताया कि ये सेंटर राष्ट्रीय क्षमता उपयोगकर्ताओं एबिलिटी यूजर्स का डेटा संभालता है और डंगो नन से जुड़े आइटम्स का प्रबंधन करता है। यूमिन ने अनुमान लगाया, उन्हें पहले ही तुम्हारी एबिलिटीज और रैंक के बारे में पता चल गया होगा। यही वजह है कि तुम्हें बार बार स्पैम कॉल्स आ रहे हैं। थोड़ा चिढ़ते हुए यूमिन ने उस सेंटर की एक बूढ़ी औरत के बारे में बात करना शुरू किया। स्पष्ट रूप से इरिटेटेड होकर उसने माना, वो औरत मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है। मैंने तुम्हारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट वहीं भेजी थी, तो उन्हें पहले ही तुम्हारे डेटा का अंदाजा हो गया होगा। यूमिन ने जोर देकर कहा, तुम्हें इस सेंटर को कॉल करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उन्हें तुम्हारे बारे में क्या पता है। जब उसने देखा कि कांग कॉल करने की तैयारी कर रहा था, तो यूमिन का चेहरा थोड़ा सैड हो गया। कांग खड़ा हुआ। यूमिन ने हेयर ड्रायर निकाला और कांग के गीले बाल सुखाने लगी। उसने रिमार्क्स की, तुम्हें अपनी ताकत साबित करने के लिए किसी रिसर्च सेंटर की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही जानते हो कि तुम और ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हो। कांग ने अचानक टॉपिक बदल दिया। उसने घोषणा की, मैं एक ऐसा घर खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूँ जो रिसर्च फैसिलिटीज से लैस हो, ताकि तुम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सको। कांग ध्यान भटकने की वजह से हेयर ड्रायर से यूमिन के चेहरे को जला देता है। यूमिन चीखती है और कांग तुरंत माफी मांगते हुए उसके चेहरे पर धीरे धीरे फूंक मारने लगता है ताकि जलन कम हो सके। यूमिन अपनी आंखों में आंसू लिए कांग से पूछती है, अगर तुम रिसर्च सेंटर पर इतना फोकस करने लगोगे तो मेरा क्या होगा? कांग ने उसकी चिंता समझी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये रिसर्च सेंटर तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। हम दोनों साथ रहेंगे उस नए घर में। यूमिन ने अचानक नोटिस किया कि कांग के शरीर पर स्कार्स पहले से ज्यादा हो गए हैं। ये दर्दनाक हैं? उसने पूछा। कांग ने हल्के से जवाब दिया, ये जल्द ही गायब हो जाएंगे। तभी यूमिन ने कांग का हाथ पकड़ा और काट लिया। कांग पूरी तरह से हैरान हो गया। यूमिन ने सेडक्टिव अंदाज में स्मर्क करते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से एक बहुत अच्छा खुशबू आती है। मैं बस अपना निशान छोड़ना चाहती थी। माहौल थोड़ा होलसम हो गया, लेकिन तभी कांग के अंदर का इनर डीमन जाग गया। कांग ने यूमिन का चेहरा कसकर पकड़ा और उसके गाल पर अपने दांत गड़ा दिए। उसने यूमिन की त्वचा चूसनी शुरू कर दी। सीन शिफ्ट होता है। यूमिन के घर के बाहर रात का नजारा दिखता है। फिर सुबह हो जाती है। अंदर यूमिन नंगी बिस्तर पर लेटी हुई है। बिस्तर का टेक्सचर पूरी तरह डिस्ट्रॉयड है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि पिछली रात बहुत तीव्र खेल खेला गया। थोड़ी देर बाद कांग घर के बाहर आया।
उसने एक लाल हुडी पहनी हुई थी। वो अपने दिमाग को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। कांग हेल में किए गए अपने दुष्कर्मों को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन यादों ने उसे फिर से नॉशियस बना दिया। फिर उसने खुद से वादा किया, अब मैं कभी मॉन्स्टर्स नहीं खाऊंगा। मैं हेल में मिली इस ताकत को हार्नेस करूंगा और इसे पूरी तरह अपना बना लूंगा। कांग ने अपने हाथ की तरफ देखा और उसमें एक बदलाव नोटिस किया। उसने क्रिस्टल ग्लास से उसे इंस्पेक्ट किया। उसे पता चला कि उसका सिंबल अब लेवल 2 तक बढ़ गया है। एक नई एबिलिटी भी अनलॉक्ड हो गई थी। अब कांग सभी समन स्किल्स और पावर्स को एक लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकता था। ये नए हथियार मुझे और ज्यादा ताकतवर बनाएंगे, कांग ने सोचा। सीन शिफ्ट होता है। कांग होका के सामने खड़ा था। होका इरिटेशन भरे अंदाज में बोला, तुमने मुझे ऐसी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? क्या तुम फिर से जिम में लड़ाई करना चाहते हो? कांग अब भी अपनी क्रिस्टल ग्लासेस पहने हुए स्मर्क करते हुए बोला, मैंने नहीं सोचा था कि इन पुरानी हड्डियों में इतनी ताकत होगी। ये सुनकर होका इरिटेटेड और सीरियस हो गया। उसने डिमांड करते हुए पूछा, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? कांग ने एक कैलकुलेटिंग नजर से होका के लेवल को चेक किया। लेवल 40, तो ये एक 4 स्टार हंटर है। कांग ने समझा कि होका एक ए रैंक हंटर है जिसके पास स्किल्स जैसे डबल कट और स्टेल्थ हैं। दूसरी तरफ होका कांग को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। होका ने नोटिस किया कि कांग की नजरें उस पर अजीब तरीके से पागलपन भरी लग रही थीं। होका ने कांग की इस अजीब प्रतिक्रिया को पकड़ लिया और गुस्से में आग बबूला हो गया। अपनी डरावनी ग्लेयर और गहरी मेनेसिंग आवाज के साथ होका ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए एंडलेस टाइम है? मैं क्या तुम्हारे लिए बस एक पपेट हूँ? लेकिन कांग बेफिक्र होकर बस स्मर्क कर रहा था। उसने अपनी आइडेंटिटी ग्लास होका की ओर फेंकी। मॉकिंगली कांग ने कहा, जैसा मैंने सोचा था होका, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स नहीं है। लेकिन फिर कांग ने एक्नॉलेजमेंट भरे लहजे में जोड़ा, फिर भी तुम्हारी ताकत तुम्हारे एक्सपीरियंस से आती है। कांग ने कॉन्फिडेंटली कहा, जब तुम इस ग्लास को मुझ पर इस्तेमाल करोगे सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं अब एक हाई लेवल हंटर हूँ। होका थोड़ी अनिच्छा के साथ आइडेंटिटी ग्लास का इस्तेमाल करता है। जैसे ही उसने कांग की स्टैट्स देखी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लेवल 26। इस सच को कंफर्म करने के लिए होका ने खुद की स्टैट्स को ग्लास से चेक किया। वो सही थी। वो लेवल 40 पर था। होका अब भी इस पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा, कांग के पास ये लेजेंडरी आइटम कहाँ से आया? कांग ने एक स्लाई ग्रिन के साथ जवाब दिया, ये मेरी सीक्रेट है। तभी होका ने खुलासा किया, मेरे गिल्ड में तुम्हें रिक्रूट करने पर चर्चा हो रही है। हो सकता है जल्द ही टाउन क्लैन से कोई तुम्हारे पास आए। होका ने आइडेंटिटी ग्लास वापस कांग को दिया, लेकिन जैसे ही होका ने उसे सौंपा, कांग ने ग्लास को पकड़ते हुए डिमोनिक साइकोपैथिक स्माइल के साथ कहा, अपना लॉयल्टी बदल दो। मैं टाउन क्लैन ज्वाइन करने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ज्वाइन करना चाहिए। होका स्लाइटली अम्यूज्ड होकर मुस्कुराया, तुम्हारा ये प्रपोजल दिलचस्प है। तुम जैसे किसी नौजवान को देखना रिफ्रेशिंग है, लेकिन मैं इतनी आसानी से अपने क्लैन को बिट्रे नहीं कर सकता। होका ने समझाया, अगर मैं पैसे और आइटम्स के लिए साइड बदल दूं, तो तुम मुझ पर कैसे भरोसा करोगे कि मैं भविष्य में तुम्हें बिट्रे नहीं करूंगा? कांग ने एक अनशेकन स्मर्क के साथ जवाब दिया, तुम्हें मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं तुम्हें क्यों चाहूंगा। कांग ने कॉन्फिडेंटली घोषणा की, मैं ली से भी ज्यादा ताकतवर हंटर बनूंगा, और जब वो वक्त आएगा होका, तुम्हें मेरे पैरों पर गिरकर जगह मांगनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है तब भी मैं तुम्हें मना कर दूं। ये सुनकर होका का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने कहा, तुम्हारा बोल्ड एटीट्यूड मुझे पसंद आया। कांग ने अब एक शांत डिमीनर के साथ होका की ओर देखा और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर एक ईविल स्माइल के साथ कांग ने अपनी बात पूरी की। कांग ने होका से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम किसी से मिलो। इसके साथ ही उसने अपनी फैमिली स्किल एक्टिवेट की। कांग की शैडो हलचल करने लगी। धीरे धीरे उसकी परछाई से कर्सन उभरने लगा। जैसे ही कर्सन रोशनी में कदम रखता है, कांग और होका दोनों हैरान रह गए। होका ने तुरंत अपने सोर्ड को खींच लिया। उसके चेहरे पर अलर्टनेस और टेंशन साफ झलक रही थी। अब 3 गुना बड़े आकार में कर्सन उनके सामने खड़ा था। उसका मजबूत और विशाल शरीर और उसके चेहरे पर एक ईविल स्मर्क। होका हमला करने ही वाला था कि कांग बीच में आ गया और उसे रोक दिया। आखिरकार कर्सन का पूरा रूप सामने आया। उसके डेंजरसली डिफाइंड 6 पैक एब्स और थिक मस्कुलर बिल्ड अब साफ दिखाई दे रहे थे। कर्सन ने अपनी डीप मेनेसिंग वॉइस में कांग को बॉस कहते हुए संबोधित किया। उसने मजाक करते हुए कहा, मुझे लगा तुम मर गए हो बॉस। इतने दिन हो गए, तुमने मुझसे संपर्क ही नहीं किया।
एक घातक दानव को कांग को बॉस कहते देख होका पूरी तरह सन्न रह गया। कांग खुद भी शॉक्ड होकर कर्सन से पूछता है, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम इतने ड्रामेटिक तरीके से कैसे बदल गए? कर्सन ने गर्व से बताया, जो ब्लैकी तुमने मुझे दिया था उसने मुझे हेल में अनगिनत मॉन्स्टर्स को मारने में मदद की और यही मेरी एवोल्यूशन का कारण बना। माहौल को हल्का करने के लिए कांग ने जोकिंगली पूछा, क्या तुम अब पोकेमॉन बन गए हो? कर्सन ने एक और इविल स्माइल दी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। होका जो ये सब सुन रहा था अब समझ गया कि कर्सन कांग का टेम्ड मॉन्स्टर है। अब भी हैरान होका ने टिप्पणी की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मॉन्स्टर्स को टेम करोगे, और वो भी एक लो इंटेलिजेंस गॉब्लिन। ये सुनते ही कर्सन के ईगो पर गहरी चोट लगी। एक पल में उसने टेलीपोर्ट किया और अपनी फ्रोजन ब्लैक साइथ के साथ होका पर हमला कर दिया। चिल्लाते हुए कर्सन ने कहा, एक मामूली इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे इंसल्ट करे? कर्सन का हमला इतना खतरनाक था कि होका मोमेंटरली स्टन्ड हो गया और उसे रिट्रीट करने पर मजबूर होना पड़ा। बिना अपनी पूरी ताकत लगाए भी कर्सन ने होका को पूरी तरह ओवरपावर कर लिया। होका को एहसास हुआ कि ये गॉब्लिन जिसे वो पहले लो इंटेलिजेंस समझ रहा था उसकी पावर अनमैच्ड है। उसकी तलवार कर्सन के हमले के नीचे धीरे धीरे जमने लगी। अगर लड़ाई जारी रहती तो कर्सन होका की गर्दन उड़ा सकता था। कांग इस केओस से परेशान होकर गुस्से में चिल्लाया, कर्सन रुक जाओ। लेकिन कर्सन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने होका को मॉकिंग टोन में ताना मारा, अब भी मुझे वीक गॉब्लिन समझते हो? कांग का गुस्सा अब चरम सीमा पर था। उसने एक एरोगेंट स्मर्क के साथ कहा, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। कांग की धमकी सुनकर कर्सन ने मजबूर होकर अपना गुस्सा काबू में कर लिया। हालांकि उसकी झुंझलाहट साफ दिख रही थी। कांग ने एक और स्मर्क के साथ होका की तरफ देखा और पूछा, अब क्या ख्याल है? क्या ये अब भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक लो इंटेलिजेंस गॉब्लिन है? होका धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे करते हुए मान गया, कर्सन की ताकत ये किसी भी चीज से ज्यादा है जो मैंने पहले कभी देखी हो। होका ने बताया कि उसने एक बार रूमर्स सुने थे, एक इंटेलिजेंट गॉब्लिन 1 स्टार डंजन में केओस मचा रहा था और नए हंटर्स को परेशान कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये वही गॉब्लिन था, कांग का कर्सन। कांग ने अब भी स्मर्क करते हुए होका से कहा, मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। कांग चाहता था कि होका कर्सन को एक डंजन में इलीगली ले जाए। कर्सन उस डंजन को संभालेगा क्योंकि ये डंजन स्पेसिफिक है। कांग ने स्क्रैप बुक से जो पढ़ा था उसमें पता चला कि इस डंजन के बाहर पहला हेलिश डंजन खुलने वाला है। ये डंजन ऐसा मॉन्स्टर अनलीश करेगा जिसने कभी मानवता को धमकी दी थी। किताब ने यह भी बताया कि धरती के हेल में बदलने की शुरुआत कैसे हुई। इन घटनाओं में कई की फिगर्स की मौतें शामिल थीं। पहली घटना को फ्लड कहा जाता है और ये चेजू आइलैंड पर होगी। कांग ने अपनी साइकोपैथिक डिमोनिक स्माइल के साथ घोषणा की, मैं इस डीप ब्रेक को अपने खास तरीके से रोकूंगा। उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो बाकी हानमा के फियर्स ऑरा जैसा लग रहा था। कांग की पूरी बात सुनने के बाद होका ने थोड़े अनईज के साथ कहा, मुझे अब भी समझ नहीं आता कि मैंने किस तरह के मॉन्स्टर से खुद को जोड़ा है। मॉन्स्टर? ये शब्द सुनकर कांग के चेहरे पर संतुष्टि की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी जेब से एक डेंस क्रिस्टल मूस निकाला। एक कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ उसने कहा, यही मॉन्स्टर तुम्हें बहुत बढ़िया ऑफर दे रहा है ओल्ड मैन होका। कांग ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ा, अब से मैं क्रिस्टल मूस की कीमत डबल करने वाला हूँ। ये सुनकर होका का चेहरा इरिटेशन से भर गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम सिर्फ चोर नहीं हो, तुम तो डाकू हो। होका का गुस्सा अब उबाल पर था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता कांग ने उसे शांत रहते हुए रोक दिया। पहले मेरी बात सुन लो, कांग ने कामली कहा, मैं क्रिस्टल मूस की कीमत डबल कर रहा हूँ। होका का चेहरा अब पूरी तरह हैरानी में बदल गया क्योंकि कांग ने पहले क्रिस्टल मूस की सप्लाई बढ़ाने के उसके रिक्वेस्ट को साफ मना कर दिया था। इस रिफ्यूजल के कारण क्रिस्टल मूस की डिमांड मार्केट में और बढ़ गई थी। एक एरोगेंट टोन में कांग ने समझाया, मैं अच्छी तरह समझता हूँ क्रिस्टल मूस की इम्पोर्टेंस हाई रैंक्ड हंटर्स के लिए क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये तो मैं और भी बेहतर जानता हूँ। क्रिस्टल मूस का जिक्र करते हुए कांग ने बताया, हाई रैंक्ड हंटर्स इसका इस्तेमाल टूल्स बनाने के लिए करते हैं जो उनकी माना को रिफिल करते हैं और उन्हें और ताकतवर बनाते हैं। फिर कांग ने खुलासा किया, मुझे ये सब पता है क्योंकि मैंने खुद अतीत में ऐसा एक क्रिस्टल बनाया था। सीन शिफ्ट होता है। कांग यूमिन को एक विशाल महल जैसे घर में लेकर आता है। दोनों इस घर की भव्यता देखकर चकित थे, लेकिन तभी उनके इस खास पल को एक फोन कॉल ने बाधित कर दिया।
फोन बजा और कांग हल्का सा चिंतित दिखा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज काम लेकिन ऑथोरिटेटिव थी। उसने न सिर्फ कांग का नाम लिया बल्कि उसे सीधे संबोधित किया। ये सुनकर कांग थोड़ा चौंक गया। महिला ने अपना परिचय दिया। मैं सोजून हूँ, एक लेबोरेटरी की चीफ। एक गंभीर और कॉन्फिडेंट टोन में सोजून ने कांग से कहा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसने ये भी कहा, मुझे पता है कि तुम कहाँ हो और मैं जल्द ही वहां पहुंचने वाली हूँ। यूमिन, जो ये सब सुन रही थी, वो भी हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद सोजून वहां पहुंची। उसने अपनी पॉलिश डिमीनर के साथ फिर से अपना परिचय दिया, लेकिन अचानक सोजून ने कांग का हाथ पकड़ लिया मानो वो कोई सेलिब्रिटी हो। उसने टिप्पणी की, तुम असल जिंदगी में अपनी तस्वीरों से बहुत अलग दिखते हो। कांग हल्के अम्यूज्ड होकर जवाब देता है, मुझे भी तुमसे मिलकर मजा आया। लेकिन सोजून की नजर यूमिन पर पड़ते ही उसका टोन एकदम शार्प हो गया। उसने कहा, मैंने सोचा था कि यूमिन भी तुम्हारे साथ होगी। यूमिन सोजून को देखकर खुश बिल्कुल नहीं थी। उसने गुस्से में ग्लेयर किया। जल्द ही दोनों के बीच एक अजीब सी राइवलरी शुरू हो गई। सोजून ने मॉकिंगली कहा, तुम अब भी उसी लैब में फंसी हुई हो। वो जगह टेरेबल है। वो तुम्हारा सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। यूमिन ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, कम से कम मेरी लैब तुम्हारी लैब से बेहतर है। उनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट से ये साफ हो गया कि सोजून या तो यूमिन की माँ थी या उसकी बड़ी बहन। कांग उनकी रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरह कंफ्यूज था। अचानक सोजून ने कांग के सामने कदम रखा। उसके चेहरे पर एक गंभीर और थोड़ा क्रीपी एक्सप्रेशन था। उसने घोषणा की, मैं ये घर तुम्हें बेचने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं इसे तुम्हें फ्री में दूंगी, लेकिन इसमें एक शर्त है। सोजून ने प्रस्ताव रखा, तुम्हें यूमिन की लैब ज्वाइन करनी होगी। उसने ये भी बताया, तुमने अभी तक किसी क्लैन को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सोजून ने डील को और मीठा बनाने के लिए कहा, मैं तुम्हें हर महीने $1 दूंगी। कांग सोजून की इंटेंशंस को तुरंत भांप लेता है। उसे समझ आ जाता है कि सोजून उसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल की तरह देखती है। शांत लेकिन सख्त लहजे में कांग ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। इसके बजाय कांग ने एक काउंटर ऑफर रखा। उसने 2 शर्तें सोजून के सामने रखी। सोजून कभी भी उसे अपने अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन में मौजूद दूसरे क्लैंस ज्वाइन करने से नहीं रोकेगी। सोजून इस बात की गारंटी देगी कि कांग पर कोई भी एक्सपेरिमेंट उसकी अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, और कांग ने जोर देकर कहा कि उसका डेटा किसी और क्लैन के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। सोजून, जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है, उसने बिना किसी झिझक के कांग की शर्तें स्वीकार कर लीं। सोजून मुस्कुराई मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। कांग को उसकी इतनी जल्दी सहमति पर कंफ्यूजन हुआ। वो इतनी सख्त शर्तों पर कैसे मान गई? हालांकि सोजून की भीतरी सोच अब भी छिपी हुई थी, लेकिन उसकी मुस्कान ये इशारा कर रही थी कि उसके पास अपना एक एजेंडा है। सोजून के इस अजीब बर्ताव ने माहौल में असहजता की एक लहर पैदा कर दी। सीन शिफ्ट होता है। एक हंटर किसी को अपनी पीठ पर उठाए एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। तभी उसे मिलिट्री ने रोक लिया। उनकी बंदूकें तनी हुई थीं। उन्होंने सख्त लहजे में सवाल पूछना शुरू किया, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? वो आदमी जो पहले से ही डरा हुआ था, घबराते हुए अपनी जेब में हाथ डालता है। उसने एक लाइसेंस निकाला और दिखाया, मैं सिर्फ सप्लाई पहुंचाने आया हूँ। सोल्जर्स ने लाइसेंस को गौर से देखा। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने उसे जाने दिया। हालांकि क्लियर होने के बाद भी वो आदमी बेहद डरा हुआ नजर आ रहा था। उसके कंपाते हाथ उसकी दहशत को साफ दिखा रहे थे। कुछ देर बाद वो एक डंगोन में पहुंचा। वहां उसने धीरे धीरे अपना बैग नीचे रखा। बैग खोलते हुए वो खुद से बड़बड़ाया, मुझे अब और कुछ नहीं करना है, बस अपना काम खत्म करके निकल जाना है। तभी अंधेरे में से कर्सन प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक स्मर्किंग मुस्कान थी। कर्सन ने मॉकिंग अंदाज में कहा, तुम अब भी इतने डरे हुए हो? हंटर एक एस्केप स्क्रॉल को कसकर पकड़े हुए धीरे से फाड़ता है। उसने बुदबुदाया, इस टास्क के बाद होका ने मुझ पर जो दबाव डाला था वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही स्क्रॉल एक्टिवेट हुआ, हंटर ने खुद से सोचा, कितना अजीब है कि एक गॉब्लिन या मॉन्स्टर इतना इंटेलिजेंट बोल सकता है जितना एक इंसान। हंटर बिना पीछे देखे डंगोन से भाग गया। उसके पैनिक की झलक उसके हर कदम में साफ थी। कर्सन हंटर को डर के मारे भागते हुए देखता रहा। उसने एक डार्क चकल किया। कर्सन ने एक स्मर्क के साथ खुद से कहा, एक हंटर जो डर के मारे भाग रहा है, ये कांग जैसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्सन को लगा था कि धरती के सारे हंटर्स कांग की तरह डरावने और खतरनाक होंगे,
लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि कांग बाकी सबसे अलग है। कर्सन को समझ में आ गया था कि धरती के ज्यादातर हंटर्स कितने कमजोर हैं। उसे एहसास हुआ कि कांग उनसे कितना अलग और ताकतवर है। तभी आवाज गूंजी। मॉन्स्टर्स की चीखें पूरे क्षेत्र में गूंजने लगीं। कर्सन का चेहरा अचानक एक्साइटमेंट से भर गया। उसे होका की बात याद आ गई। उस हरामी होका ने कहा था, कर्सन ने खुद से कहा, हंटर्स को इसको क्लियर करने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर्स की आवाजें तेज होती गईं, कर्सन ने स्मर्क करते हुए घोषणा की, मैं इसको 1 दिन में क्लियर कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। यूमिन अपने घर के अंदर फ्रैंटिक हालत में थी। उसने एक फ्लेम थ्रोवर पकड़ रखा था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। वो अपने सामने किसी चीज को जलाने में लगी हुई थी। यूमिन की आवाज कांप रही थी। फोन पर उसने कांग से शिकायत की, मैंने इससे बड़ा मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा। कांग ने शांत और हल्के मॉकिंग टोन में कहा, रिलैक्स यूमिन, वो सिर्फ एक मच्छर है, हेल का मॉन्स्टर मच्छर। ये सुनकर यूमिन के चेहरे पर शौक, गुस्सा और चिंता के भाव लगातार बदलते रहे। वो कांग की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। सीन फिर से बदलता है। यूमिन अपने हाथ में एक फाइनेंशियल रिपोर्ट लेकर कांग के पास पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता और कंफ्यूजन का मिश्रण था। यूमिन ने कांग से उसके अजीब और बेकार दिखने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट पर सवाल लिया। हालांकि उसने सीधे तौर पर यह नहीं कहा, लेकिन यूमिन को डर था कि कांग का पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कांग को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। उसने कॉन्फिडेंस से एक स्मर्क दिया। कांग ने स्क्रैप बुक के बारे में सोचा। उसने पहले ही देख लिया था कि ये कंपनियां भविष्य में मल्टी मिलियनेयर बनेंगी। कांग के लिए ये इन्वेस्टमेंट पैसे के बारे में नहीं था, ये ताकत के बारे में था। अगर कांग को धरती का सबसे ताकतवर इंसान बनना है और इसे नरक में बदलने से रोकना है, तो उसे एक सही टीम तैयार करनी होगी और इसके लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए। सीन फिर से बदलता है। कांग अब एक शांत पहाड़ी इलाके में खड़ा था। उसके चारों तरफ लोग खुश नजर आ रहे थे। कोई सीनरी का आनंद ले रहा था तो कोई हंसते खिलखिलाते तस्वीरें ले रहा था। लेकिन कांग की नजरें एक जगह अटकी हुई थीं। उसका चेहरा गंभीर था। एक गहरी और सख्त आवाज में कांग ने घोषणा की, मानवता का पतन यहीं से शुरू होगा। यहीं जी और डूल डंजन में पहला हेल डंजन खुलेगा। अचानक कांग की आंखें खून जैसी लाल चमकने लगीं। उनकी इंटेंसिटी लगभग डेमोनिक लग रही थी। एक ईविल ग्लिंट के साथ कांग ने हल्के स्वर में खुद से फुसफुसाया, मैं मानवता का अंतिम सर्वाइवर बनूंगा। कांग ने अपनी दाईं और बाईं ओर नजर दौड़ाई। वो जीवंत हिल स्टेशन का जायजा ले रहा था। चारों तरफ भीड़ थी। लोग हंसते हुए, तस्वीरें लेते हुए खुशहाल दिख रहे थे। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी तस्वीर खींच रहा था। कांग की तेज नजरें तुरंत उसे पहचान गईं। उसका नाम ही चोल था। कांग ने ही चोल की ओर कदम बढ़ाए। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। यह वही व्यक्ति है जो इस जगह के महत्व को समझ चुका है, कांग ने खुद से सोचा। कांग जानता था कि यहाँ जल्द ही एक खतरनाक डंगोनन उभरने वाला है। क्या ही चोल वही है जिसने मिस्ट्री स्क्रैप बुक लिखी है, या फिर वो उससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है? कांग ने अपने मन में सवाल उठाए। आगे बढ़ते हुए कांग ने ही चोल का अभिवादन किया और विनम्रता से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ हिल स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? इसके बदले में ही चोल ने थोड़ी स्केप्टिसिज्म के साथ पूछा, आप कौन हैं? शांत और कंपोज्ड रहते हुए कांग ने अपना हंटर लाइसेंस दिखाया। उसने ही चोल को भरोसा दिलाया, मैं कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो बस इस इलाके में घूम रहा एक हंटर हूँ। लेकिन ही चोल का डिमीनर अचानक दुख भरा हो गया। उसने खुलासा किया, मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं इस जगह को काफी लंबे समय से स्टडी कर रहा हूँ। ही चोल ने बताया, मेरी रिसर्च दिखाती है कि यहाँ जल्द ही एक कैटास्ट्रॉफिक डंजन ब्रेक होगा। इस जगह की संरचना स्ट्रक्चर में गंभीर खामियां हैं, लेकिन जब भी मैं अपने फाइंडिंग्स दूसरों के साथ शेयर करता हूँ तो वे मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो मेरी चेतावनियों को बकवास कहकर मजाक उड़ाते हैं। ही चोल ने धीरे से कहा, शायद मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ। कांग, जो इस बातचीत से और इंट्रीग्ड हो गया था, उसके करीब गया। उसने विनम्रता से ही चोल से अनुरोध किया, क्या मैं आपके फोन पर मौजूद तस्वीरें देख सकता हूँ? ही चोल थोड़ा झिझकते हुए अपना डिवाइस कांग को सौंपता है। कांग ने जैसे ही तस्वीरें स्क्रॉल की, उसका चेहरा सख्त हो गया। एक तस्वीर ने उसकी खास तौर पर ध्यान खींचा। उसकी आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे कांग के चेहरे पर एक गहरी संतोषजनक मुस्कान फैल गई। फोन वापस करते हुए कांग ने ही चोल को प्रोत्साहन भरे शब्द कहे, तुम्हारी रिसर्च मानवता के लिए आशा की किरण बन सकती है। तुम्हें अपने काम पर गर्व होना चाहिए।
ये सुनकर ही चोल का जबड़ा खुला का खुला रह गया। पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की सराहना की थी। अब तक सभी ने उसकी रिसर्च को सिर्फ उपहास का विषय माना था। जैसे ही कांग वहां से रवाना हुआ, ही चोल के मन में गहरी कृतज्ञता की भावना उमड़ पड़ी। जैसे ही चोल हिल स्टेशन की ओर वापस मुड़ा, उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने उस अजनबी को अपना नाम कभी नहीं बताया, ही चोल ने खुद से कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि किसी तरह कांग को उसका नाम पहले से ही पता था। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद ही चोल ने देखा कि कांग पूरी तरह से गायब हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है। कांग ब्रेक की लोकेशन के पास खड़ा था। उसके हाथ में स्क्रैप बुक थी। उसकी आंखें भीड़ को स्कैन कर रही थीं। एक शांत भीड़ जो इस आने वाले विनाश से बिल्कुल अनजान थी। स्क्रैप बुक के मुताबिक जब ये जगह नरक बनेगी तो लाखों लोग मारे जाएंगे। कांग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने टाइमलाइन पर विचार किया। ब्रेक 2 महीने बाद होगा, कांग ने सोचा, लेकिन मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। कांग ने कर्सन को पहले ही में भेज दिया था ताकि प्रक्रिया तेज हो जाए। अब ब्रेक करीब था। कांग ने अपने आप से स्मर्क करते हुए कहा, पहला हेल डंजन आने का इंतजार क्यों करूं, बेहतर है इसे अभी होने दिया जाए। उसकी योजना साधारण थी लेकिन पूरी तरह से कैलकुलेटेड। चूंकि आसपास कोई मजबूत हंटर नहीं था जो ब्रेक को रोक सके, कांग खुद सर्वाइवर और मसीहा बनकर उभरेगा। वो लाखों लोगों को बचाएगा और उसका नाम हर टीवी स्क्रीन पर गूंजेगा। धरती को हेल में बदलने से रोकने के लिए कांग जानता था कि उसे एक ऐसा ताकतवर शख्स बनना होगा जिसे कोई चुनौती न दे सके। उसके लिए उसे अथॉरिटी चाहिए थी और वो अथॉरिटी तभी मिलेगी जब कांग खुद को इस ग्रह का अल्टीमेट सेवियर साबित करेगा। कांग ने अपने चारों तरफ भीड़ को देखा। लोगों की हंसी और खुशियां अब भी हवा में गूंज रही थीं। कांग ने सिर हिलाते हुए सोचा, इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इनके ऊपर क्या आफत आने वाली है। तभी जमीन कंपाने लगी। कंपन तेज होते गए। भीड़ में पैनिक फैलने लगा, लेकिन कांग पूरी तरह अडिग खड़ा होकर एओस को देखता रहा। तभी कांग के होंठों से एक तेज और गूंजती हुई हंसी निकली। उसने घोषणा की, आखिरकार वक्त आ गया। कांग मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन था कि कर्सन ने अपना काम पूरा कर दिया है। सीन फिर से बदलता है। अब हवा केओस की गंध महसूस हो रही थी। मीडिया का झुंड वहां पहुंच चुका था। आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। नीचे मिलिट्री हंटर्स जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन ये साफ था कि ये कोई एलीट फोर्स नहीं थी। ये हंटर्स सिर्फ आइलैंड की प्रोटेक्शन टीम थे, ज्यादातर सी रैंक हंटर्स। तभी एक मिलिट्री आदमी ने अपने ब्रांच लीडर से बेहद अर्जेंसी में कहा, हम इस हालात को अकेले संभाल नहीं पाएंगे, हमें हाई रैंक हंटर्स को बुलाना होगा। ब्रांच लीडर गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी टीम को फटकारने लगा। चेजू आइलैंड की आबादी करीब 2 लाख है। अगर हमें यहाँ मरना भी पड़े तो भी हमें रीइंफोर्समेंट्स के आने तक आइलैंड को संभालना होगा। ब्रांच लीडर गुस्से में अपनी टीम से मांग करता है, क्या तुमने ट्योन गिल्ड के हाई रैंक हंटर से संपर्क किया? एक सोल्जर ने घबराते हुए जवाब दिया, जी सर, लेकिन उन्हें यहाँ पहुँचने में 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। ये खराब खबर सुनकर ब्रांच लीडर की चिंता बढ़ गई। तभी उसे एक और रिपोर्ट मिली। दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस पहले ही हार चुकी है। ब्रांच लीडर का चेहरा डिसबिलीफ से सख्त हो गया। दूसरी लाइन इतनी मजबूत थी, फिर ये इतनी जल्दी कैसे गिर गई? कैमरा शिफ्ट होता है। हम देख सकते हैं कि विनाशकारी क्यूलेट्स कौन थे। सैकड़ों खतरनाक रैटमैन। ये रैटमैन प्लेग की तरह सब जगह फैल चुके थे। उन्होंने दीवारों को आसानी से तोड़ दिया। उनकी शेर संख्या ने हर चीज को ओवरवेल्म कर दिया। ब्रांच लीडर ने अपनी स्किल एक्टिवेट की। उसने गंभीरता से नोट किया, रैटमैन ऑक्स या गॉब्लिन से भी बदतर हैं। ये ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर और इनका हर हमला घातक होता है। ब्रांच लीडर ने एक चीख मारी। उसके चीखने से एक शॉक वेव निकली जिससे दर्जनों रैटमैन जमीन पर गिर पड़े। उस पल का फायदा उठाते हुए मिलिट्री हंटर्स ने चार्ज किया। हथियार उठाए। उन्होंने जितने ज्यादा रैटमैन को मार सकते थे मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी जीत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तभी एक कड़ाके की गड़गड़ाहट, डेफनिंग बैंग हुई। डिफेंसिव वॉल पूरी तरह ढह गई। मलबा डेब्री नीचे बरसने लगा। रेबल्स और सोल्जर्स हवा में उछलते हुए ब्रांच लीडर और उसकी टीम के ऊपर गिर गए। ब्रांच लीडर जमीन पर गिर गया। उसके सिर पर एक गहरी चोट से खून बहने लगा। उसकी नजर धुंधली होने लगी। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। तभी उसकी आंखें शॉक से खुल गईं। उसने देखा कि एटर्ड वॉल से एक भयानक बॉस मॉन्स्टर निकल रहा था। एक विशाल 10 फुट लंबा वेयरवुल्फ।
उसके तीखे दांत चमक रहे थे। उसके मजबूत रिफलिंग सिक्स पैक एबस चांदनी के नीचे चमक रहे थे। उसने एक हड्डियां कंपा देने वाली हाउल की। ये आवाज इतनी ताकतवर थी कि सभी मिलिट्री हंटर्स सिर्फ इस आवाज से बेहोश हो गए। ब्रांच लीडर जो किसी तरह होश में था, उसे एहसास हुआ कि हमारा अंत शायद यही है। लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर मजबूती से हाथ रखा। एक शांत लेकिन आज्ञापूर्ण आवाज में कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। ब्रांच लीडर अब भी कंफ्यूज और झटका खाए हुए उस आवाज की तरफ देखने लगा। इस बीच एक हेलीकॉप्टर में ऊपर एक रिपोर्टर इस पूरे दृश्य को कैप्चर कर रहा था। कैमरा कार्नेज पर जूम करता है। ब्रेक के कारण सैकड़ों रैटमैन और एक भयानक लेवल 28 बॉस मॉन्स्टर अब खुले में हैं। नीचे का शहर तबाही के कगार पर है और वहां एक भी हाई रैंक हंटर मौजूद नहीं है जो इस तबाही को रोक सके। रिपोर्टर की आवाज कांप रही थी। ये एक महाकाय आपदा कैटास्ट्रोफी है। इस आइलैंड पर कोई हाई रैंकिंग हंटर नहीं है। रीइंफोर्समेंट्स के आने से पहले ये शहर पूरी तरह से गिर सकता है। हवा में तनाव महसूस किया जा सकता था। पूरी दुनिया अपनी स्क्रीन पर यह नजारा बेबस होकर देख रही थी। तभी एक धमाके बैम के साथ किसी ने लैंड किया। उसके लैंडिंग से उठी एक्सप्लोसिव शॉक वेव ने कई रैटमैन को कुचल कर रख दिया। फोकस कांग पर शिफ्ट होता है। कांग ने अपना हाथ फैलाया और शेयर स्ट्रेंथ से दर्जनों रैट गॉब्लिन्स को हवा में उड़ा दिया। कांग ने एक स्मर्क के साथ टिप्पणी की, अब मैं हेल के लेवल 15 मॉन्स्टर्स और धरती के लेवल 15 को अच्छी तरह कंपेयर कर सकता हूँ। तभी 2 रैट मॉन्स्टर्स कांग पर झपटते हुए उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग सिर्फ एक स्विफ्ट किक से पहले को दूर फेंकता है और दूसरे को जबरदस्त पंच मारता है। जैसे ही ये दोनों मॉन्स्टर्स गिरते हैं, कांग ने एक अजीब आवाज सुनी, कड़कती और चटकती, क्रैकलिंग, क्रंचिंग। मॉन्स्टर्स जमीन पर गिरकर तुरंत मृत हो गए। कांग को समझ में आया कि उसका एक सिंगल पंच उन्हें मारने के लिए काफी था। दूर खड़े ब्रांच लीडर ने ये सब देखा। वो डिसबिलीफ में था। उसने सोचा, सिर्फ एक एस रैंक हंटर एक पंच में मॉन्स्टर को हरा सकता है। कांग खुद भी थोड़े हैरान था। ये मॉन्स्टर्स इतने आसानी से मर गए। धीरे धीरे कांग को समझ में आया कि हेल के लेवल 15 और अर्थ के लेवल 15 के बीच का फर्क धरती और आसमान जितना बड़ा है। इस रियलाइजेशन ने कांग के अंदर एक्साइटमेंट भर दिया। उसने सोचा, तो फिर ये बॉस मॉन्स्टर कितना ताकतवर होगा। अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कांग ने डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट किया। एक पल में उसकी डोमेन ने आसपास के सभी रैट मॉन्स्टर्स को विनाश कर दिया। लेकिन कांग को अब भी बेचैनी हो रही थी। रैट मॉन्स्टर्स की फ्रेजिलिटी उसे परेशान कर रही थी। तभी उसकी डोमेन ने एक विशाल आकृति का पता लगाया, वुल्फ बॉस मॉन्स्टर। ये विशाल प्राणी मुंह से लार टपकाते हुए धीरे धीरे कांग की ओर बढ़ रहा था। दूर से ये सब देख रहा ब्रांच लीडर अपने कमांडर्स को तैयार रहने का आदेश देता है। उसने स्वीकार किया, ये कांग जरूर एक हाई लेवल हंटर है। ब्रांच लीडर ने गंभीरता से सोचा, भले ही ये कांग एक एस रैंक हंटर हो, लेकिन लेवल 28 वुल्फ बॉस मॉन्स्टर से लड़ना किसी के लिए आसान नहीं है। लेकिन कांग, वो इस पल में थ्रिल्ड था। मॉन्स्टर की धीमी और जानबूझकर डराने वाली चाल बस कांग की एक्साइटेशन को और बढ़ा रही थी। तभी वुल्फ बॉस मॉन्स्टर हवा में छलांग लगाता है। उसके रिजर शार्प पंजे कांग को निशाना बना रहे थे। ऐसा लगा जैसे समय धीमा पड़ गया। कांग ने हवा में ही मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लिया और एक तबाही भरी किक मारी। असर इतना जबरदस्त था कि वुल्फ बॉस मॉन्स्टर एक पल के लिए बेहोश हो गया। मॉन्स्टर जमीन पर गिरा। उसकी चीख दर्द और हार को बयां कर रही थी। कांग ने अपनी टांग से मॉन्स्टर को दबा लिया, उसके ऊपर पूरी तरह डोमिनेंस दिखाते हुए। कांग ने मॉन्स्टर पर खड़े होकर एक साइकोपैथिक स्मर्क के साथ उसकी तरफ देखा। कांग ने सिर्फ मॉन्स्टर को हराया नहीं, बल्कि उसने उसे खा भी लिया। ये वाकई अपने टाइटल के लायक था। कांग ने टिप्पणी की। मॉन्स्टर की ताकत साफ झलक रही थी, लेकिन कांग की शेयर पावर ने उसे डर और दहशत से भर दिया था। वुल्फ बॉस मॉन्स्टर डर के मारे चिल्लाने लगा। उसकी पूंछ पैरों के बीच दब गई। मॉन्स्टर ने दया की भीख मांगनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने सरेंडर का इशारा करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा दिए। मॉन्स्टर पूरी तरह हार मान चुका था। दूसरी तरफ ब्रांच लीडर और उसके साथी ये सब देखकर हैरान रह गए। उनमें से एक ने पूछा, सर, क्या आप इस हंटर को जानते हैं? क्या मॉन्स्टर्स को टेम करना उसकी स्किल का हिस्सा है?
ब्रांच लीडर अब भी सन्न कुछ नहीं बोल पाया। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वो कांग को डांटते हुए देख रहा था। कांग बॉस वेयरवुल्फ को एक बच्चे की तरह डांट रहा था। वेयरवुल्फ कांग से माफी मांगने लगा। उसकी मॉन्स्ट्रस ऑरा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब वो सिर्फ एक डरे हुए प्राणी जैसा दिख रहा था। ब्रांच लीडर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने महसूस किया कि कांग से एक डरावनी शैतानी ऑरा निकल रही थी। ऐसा लगा जैसे असल मॉन्स्टर कांग है और वो वेयरवुल्फ सिर्फ एक डरा हुआ इंसान। तो गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, पर वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।